नमस्कार। हेल्थ फर्स्ट के खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा। हेल्थ फर्स्ट के हर एपिसोड में हम आपके साथ मौजूद होते हैं खास विषय को लेकर, जिसको लेकर के कई सारे सवाल आपके जहन में होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके जरिए हर एक सवाल आप तक बिना किसी परेशानी के और बिना किसी झिझक के पहुंचाने की कोशिश हेल्थ फर्स्ट पे फर्स्ट इंडिया की रहती है। आज का विषय भी बहुत खास है। देखिए, मानव शरीर कई सारी हड्डियों के जोड़ से बना होता है और हड्डियों का जो जोड़ है, जिन्हें हम आमतौर पर जॉइंट्स कहते हैं, भले वो कोहनी का हो, वो घुटनों का, वो हिप जॉइंट हो, लेकिन बदलते समय के साथ जैसे जैसे उम्र के बदलाव को आप कहिए या फिर बदलती लाइफस्टाइल के साथ जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगता है और कार्टिलेज के डैमेज होने के साथ में जो जोड़ है उसमें परेशानी आने लगती है और कई मौकों पर बहुत ज़्यादा दर्दनाक वो हो जाता है, जिसे जॉइंट प्रॉब्लम कहा जाता है। लेकिन आज वर्तमान समय में कई सारी टेक्नोलॉजी के साथ में जॉइंट रिप्लेसमेंट दर्द से निवारण के लिए सबसे खास और सबसे कहा जा सकता है कि विश्वसनीय उपायों में से एक है। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर भी आपके जहन में कई सारे सवाल होंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे करवाया जाना चाहिए, कौन सा समय ठीक है, कौन सा ऐसा मोड है जहां पर आकर लग जाना चाहिए कि अब जो जोड़ है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। तमाम सारे सवालों के जवाब के साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। आपको पहले रूबरू करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सचिन गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर सर के बारे में बताया जाए तो सर है जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट और डायरेक्टर है नव इंपीरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर से। सर, जिस तरह से आपको मैंने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, लेकिन इस क्षेत्र में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में अब पिछले 10 सालों से, एक दशक की हम बात कर ले तो जो बीमारी 50-60 की उम्र में नजर आती थी, अब वही कार्टिलेज 20-30 की उम्र में डैमेज होने लगता है। भले हम कोहनी की बात करें, हम घुटनों की बात करें, हम हिप जॉइंट की बात करें। सबसे पहला सवाल यही सर कि कारण ऐसा क्या है जिस वजह से बीमारी 20 साल पहले ही हमारे शरीर में घर करने लगी है? आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सच है और आजकल बहुत जल्दी एजेस में हम देख रहे हैं कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने लगी है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कारण हमें अभी पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें शायद ऐसी हैं जो हमें अभी पता नहीं है। ये एक ऑनगोइंग साइंस है, कंटिन्यूस रिसर्चेस चलती रहती हैं, पर इसके पीछे जो मेन रीजंस समझ में अभी तक आ रहे हैं वो आपका खान पान है, आपका रहने का स्टाइल है, आपके जॉइंट्स के यूज़ करने का तरीका है। बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं यंग एज में जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर यूजेज अपने जॉइंट्स का कर रहे हैं। एक्सेसिव जिमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनसे जॉइंट कार्टिलेज डैमेज होने का रिस्क रहता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ थोड़ी सी, आजकल स्पोर्ट्स का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है बच्चों में, तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के कारण जॉइंट्स के कार्टिलेज डैमेज होते हैं। इसके अलावा एक बहुत यंगस्टर्स के अंदर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति जिस चीज़ को लेकर है वो है वेट, ओबेसिटी। करेक्ट। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक इतनी बड़ी समस्या है आजकल समाज के अंदर और वो जॉइंट्स को इतना डैमेज कर रही है जिसको अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पर एक एज के बाद, जब एक एज अटेंड कर लेते हैं उसके बाद वो जॉइंट्स बहुत प्रॉब्लम करने लग जाते हैं और ख़राब होने लग जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम पहले 50 साल 60 साल पे होती थी वो हम और काफ़ी कंपैरेटिव यंगर एज में आजकल हम जिसे देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे मिथ्स भी हैं। लोगों को लगता है कि अब दर्द अगर घुटनों में होने लगा तो वो सीधा एक कहा जा सकता है कि एक संदेश है, एक संकेत है कि आप बुढ़ापे की ओर आप आ गए। लेकिन मैं कई लोगों को देखती हूँ और अक्सर मेरे साथ में भी चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी टायर्डनेस महसूस करते हैं। आपकी बॉडी में स्टैमिना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आजकल है नहीं। आपने एक टॉपिक कहा, आपने कहा कि भागती दौड़ती जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें इतना बड़ा क्या वाकई में एक पैरामीटर सेट कर दिया है इस बीमारी को लेकर जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की हद तक इंसान पहुंच जाए, या फिर पहले से ही ऐसा कोई प्रिकॉशन जिस तक आप तक पहुंचे ही नहीं फिर पेशेंट्स? देखिए, हमेशा हम लोग, हर कोई इस बात को जानता है और हर सभी बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए और प्रिवेंशन के लिए, जैसा मैंने अभी पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो लाइफस्टाइल है उसको किस तरीके से हेल्दी रखें, खान पान को किस तरीके से बेटर रखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सोसाइटी के अंदर चेंज हो रही हैं टाइम के साथ और वो हमारे जॉइंट्स को, बोन हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। दूध मैं हमेशा कहता हूँ जैसे अब आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है, जबकि कैल्शियम
का एकमात्र जो रिच सोर्स अगर हम मानते हैं तो वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मानते हैं। अब तो बहुत सारे टैबू हैं सर मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर, बहुत भी सारे, लोग वीगन जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि उससे फेस आपका कहीं ना कहीं खराब होता है, लेकिन दूध बहुत इंपॉर्टेंट है आपने कहा है। मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप बताइए कि कैल्शियम की जो खाना पूर्ति है वो दूध के माध्यम से और मिल्क प्रोडक्ट के माध्यम से कितना हद तक इस बीमारी से बचने के लिए की जाती है। मैंने जैसे कहा कि साइंस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब आज हो सकता है मैं कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट या इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इस मंच पे बैठ के ये डिक्लेयर कर सकूं कि दूध आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। इस स्पेसिफिक बीमारी के लिए, स्पेसिफिक बोन हेल्थ के लिए जहां तक हम बात करते हैं तो बोन हेल्थ के लिए डेफिनेटली कैल्शियम रिच एकमात्र जो सोर्स है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल दूध, मतलब दूध, छाछ, पनीर, दही, योगर्ट, किसी भी फॉर्म में आप मिल्क कंजम्पशन करना चाहिए। तो ये जो हमारी बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, ये एक तरीके से बैंक की तरह हैं और ये बैंक में डिपॉजिट केवल एक ग्रोइंग एज तक ही होता है, 25 साल 26 साल मैक्सिमम तक डिपॉजिट होता है और उसके बाद इसमें से केवल निकलता है, केवल डेबिट होता है इसके अंदर से। तो उस एज तक जितना कैल्शियम कंटेंट, जितना मिनरल कंटेंट इन बोन्स के अंदर रहेगा वो पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। ये वो एज ग्रुप है जिसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध आउट ऑफ फैशन हो गया है, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, डाइट कोक, मतलब कोक अगर लगता है कैलोरी ज़्यादा है तो डाइट कोक पी लेंगे, पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल वो हो गए हैं आउट। तो इसको जितना हम अपने कैल्शियम रिच, मिनरल रिच बोन्स को बनाएंगे तो वो आगे लाइफ में उतना ही दिन तक वो ज़्यादा हेल्दी बोन्स चलेंगी अपनी। सर मुझे ये बताइए कि जैसे परेशानी किसी इंसान को 20 साल की उम्र के बाद या 25 की उम्र में मान के चलूँ कि हिप्स में प्रॉब्लम, जॉइंट में बैठने उठने में प्रॉब्लम या फिर घुटनों का दर्द ये होने लगे, लेकिन दिमाग में एक मेंटालिटी सेट है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ बुजुर्गों का होता है। तो मैं चाहूंगी कि इस टैबू को भी आप हमारे दर्शकों के साथ क्लैरिफाई किया जाए कि कौन सी उम्र ठीक है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, वेदर इट इज हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट और घुटनों का जॉइंट रिप्लेसमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन जयंती जी आपने पूछा, बहुत मिथ है इसको लेकर। और देखिए दो चीज़ें हैं, अभी हम दो जॉइंट्स की प्राइमरीली बात कर रहे हैं, हिप जॉइंट और नी जॉइंट। दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। नी जॉइंट जनरली ओल्ड एज की समस्या है। नी जॉइंट पेन या नी जॉइंट आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो ओल्ड एज प्रॉब्लम है। थोड़ा सा रेशियल डिफरेंसेस हैं इसके वर्ल्ड वाइड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नी ओस्टियो आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है, हिप ओस्टियो आर्थराइटिस कम कॉमन है। ओस्टियो आर्थराइटिस का जनरल मीनिंग ये है कि वियर एंड टियर, कोई भी जॉइंट जो काम करते करते घिस जाता है उसको हम ओस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। आवाज आने लगती है, आवाज आने लगती है, क्रेपाइटिस, उसके अंदर हम आम भाषा में बोलते हैं ग्रीसिंग खत्म हो गई, जॉइंट सूख गया, गैप कम हो गया। तो ये जो ओस्टियो आर्थराइटिस प्रॉब्लम है ये नी जॉइंट्स के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कॉमन है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हिप ओस्टियो आर्थराइटिस फॉर सम रीजंस ज़्यादा कॉमन है। इसी एज ग्रुप के लिए जो आप बात कर ओल्ड रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं अभी हम। हिप अपने यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिप रिप्लेसमेंट की जब भी ज़रूरत पड़ती है या हम हिप पेन की बात करते हैं तो वो जनरली ओस्टियो आर्थराइटिस नहीं होता। उसका 90% ऑफ टाइम्स जो रीज़न होता है वो एक अलग बीमारी होती है, दैट इज़ एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, AVN जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसके अंदर हिप के दो पार्ट होते हैं, कप और बॉल। तो जो थाई बोन की जो हेड होता है, बॉल जो होती है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है किसी वजह से और वो बॉल डेड होने लग जाती है, मरने लग जाती है। और वो मरने की वजह से पेनफुल हो जाती है, उसकी डिफॉर्म्ड हो जाती है, शेप उसकी चेंज हो जाती है और शेप चेंज होती है तो वो उस कप को भी खराब कर देती है। किसी भी जॉइंट के स्मूथली फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों जो सरफेसेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो, तो वो स्मूथनेस उसकी ख़त्म हो जाती है और वो जॉइंट पेनफुल हो जाता है। तो मेन जो हिप रिप्लेसमेंट का रीज़न है वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है और एवेस्कुलर नेक्रोसिस जनरली यंग एज में होता है और पिछले कुछ दिनों में इसका भी इंस्टेंस बहुत तेज़ी से सोसाइटी के अंदर बढ़ा है। इसके अलग दूसरे कारण हैं। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए, वो रेगुलर जॉब करते हैं, वो 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं और कई लोग हमारी तरह दिन रात भी कर रहे हैं जो कि फुली डेडिकेटेड हैं, लेकिन अगर इस एज में जाकर के सिर्फ ये एक चांस रह जाए और सिर्फ एक कोशिश रह जाए सोल्यूशन के तौर पर कि हिप्स में पेन हो रहा है उठने बैठने में, तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करने को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा क्या ये प्रोसेस है या फिर बहुत टिपिकल प्रोसेस है? और बाद में अगर इसको लेकर के ये सोच डेवलप की जाए कि आसान है और ठीक हो जाता है, तो उसको लेकर आपका क्या टेक है? किस तरह से उस मिथ को भी तोड़ना चाहिए यंगस्टर्स को? देखिए, रिप्लेसमेंट से की बात करने से पहले मैं इसके प्रिवेंशन पे बात करना चाहूँगा
कि जैसे आपने बोला आप लोगों की आजकल लाइफस्टाइल है, सुबह से शाम तक डेडिकेटेड काम करते हैं। काम करना बहुत अच्छी चीज़ है, पर खुद के लिए समय निकालना होगा। खुद के लिए समय निकालने में फिर एक गलती आजकल यंगस्टर्स करते हैं कि जिमिंग का बहुत शौक है और जिमिंग में स्टीरॉइड्स बहुत कॉमन यूज़ हो रहे हैं। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस नामक जो तकलीफ है उसका मेन रीजन है ओवर यूजेज ऑफ स्टीरॉइड्स या नॉन जुडिशियल यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी पर्टिकुलर बीमारी में अगर स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है। अदरवाइज केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए या कोई अपने हार्मोनल एनहांसमेंट के लिए अगर स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक चीज़ है और ये एवास्कुलर नेक्रोसिस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। हमने देखा पिछले दिनों कोविड के ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स बहुत यूज़ हुए, तो उसकी वजह से भी अब ये जो एवास्कुलर नेक्रोसिस बीमारी है वो अचानक से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। वो भी एक रीज़न इसका है। वो भी एक रीज़न है। अब जैसा आपने प्रश्न किया कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद जनरली कब कराना चाहिए, क्या मिथ्स हैं इसको लेकर। हिप रिप्लेसमेंट जनरली एक बहुत रिवॉर्डिंग सर्जरी है और रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है। जनरली ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफस्टाइल इसके बाद रहती है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली रखने पड़ते हैं और जैसे ज़मीन पे बैठना अलाउड इसके बाद लाइफस्टाइल का एक पूरा प्रश्न है वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन सर आपने स्टेरॉइड्स का जिक्र किया और एक मन में एक और सवाल आया क्योंकि जिमिंग एक्सेसिव जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी गोल वो अचीव कर लें, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्टेरॉइड्स के फॉर्म में उन तक पहुँचती है, उन्हें पता भी नहीं है। तो वो चीज़ें कौन सी है? क्या वो प्रोटीन के तौर पर वो ऐसे सोर्सेज हैं जो कि स्टेरॉइड्स के साथ में उनके शरीर तक पहुँचते हैं? कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल अगर आप दें, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हम स्टेरॉइड्स लें लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे शरीर को हिट वो कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो। देखिए, ये एक्चुअली बताना बड़ा मुश्किल है। कुछ हमने सुना है कि ये जिम के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं उनमें जनरली काफ़ी लोग स्टीरॉइड्स मिक्स कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा नेचर के नज़दीक रहेंगे, जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करेंगे उतना बेटर है। और कोई भी हम सिंथेटिक लेते हैं उसके अंदर हमें नहीं पता क्या है। एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं उनके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ मेंशन नहीं होता कि इनके इंग्रेडिएंट्स अंदर क्या हैं, उसमें स्टीरॉइड्स होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जितना नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सर, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो सुनेंगे इस एडवाइस को, और खासतौर पर जब एक्सपर्ट्स आपसे इस तरह की बात करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है उस पर ध्यान देना। सर, अब उस पॉइंट पर इंसान पहुंच जाए जब उसके पास ऑप्शन नहीं है और उसके बाद में जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए उसने सर्जरी को चुना, सर्जरी हो भी गई, लेकिन उसके बाद में लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या आते हैं और कितना टाइम लगता है उसे नॉर्मल सिचुएशन में बाउंस बैक करने पर? जिंदगी पटरी पर, मैं कहूँ आसान शब्दों में, तो कब तक आ जाती है? हिप रिप्लेसमेंट में और नी रिप्लेसमेंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिप रिप्लेसमेंट जनरली बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स देने वाली सर्जरी है और 10 दिन में 15 दिन में ऑलमोस्ट नॉर्मल फीलिंग आने लग जाती है। मसल स्ट्रेंथ आने में महीना 1.5 महीना लगता है और फिर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी कंपैरेटिवली स्लोअर है। लगभग 1.5 से 2 महीने का पीरियड हम मानते हैं जब तक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। दोनों ही सर्जरीज के बाद फ्लोर सिटिंग, उकड़ू बैठना, पालती मार के बैठना जनरली अवॉइड करने की हम एडवाइस देते हैं। आजकल जिस तरीके की टेक्निक्स हैं, जिस तरीके के जॉइंट्स हैं, उसमें पूरे पैर का मोड़ना, पालती मारना सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन वो ये जो मूवमेंट्स हैं वो उनकी लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। जो जॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, तो इसलिए जनरली इस तरीके के मूवमेंट्स के लिए मना करते हैं। बहुत ज़्यादा विग्रस एक्टिविटीज़ के लिए मना करते हैं, हाई स्पीड रनिंग, जंप्स। बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दोनों सर्जरीज के बाद ही जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और सर, आप जैसे एक्सपर्ट्स हो तो फिर और ज़्यादा अच्छी एडवाइस और ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग के साथ मेरे ख्याल में पेशेंट्स जल्दी ठीक होते हैं। कई सारे सवाल और हैं डॉक्टर सचिन से पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक का वक्त है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटेंगे हेल्थ फर्स्ट में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सचिन गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं आज जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर, हर उस सवाल की जो आपके जहन में होता है। लेकिन सर, हमने बात तो कर ली, हम यहाँ तक पहुँच गए कि इंसान की सर्जरी हो गई, लेकिन एक आम भाषा में अगर मैं पूछना चाहूँ कि वो कौन सा संकेत है और वो कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिसमें एक मरीज को पहचान लेना चाहिए कि वो
इस परेशानी की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं मेरी ही बात करूं तो क्या नॉर्मल दर्द भी उस स्टेज तक मुझे लेकर जा सकता है जिसमें मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत हो? कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है उससे? देखिए, दर्द एक बहुत व्यापक सब्जेक्ट है और दर्द इसका कॉमनेस सिम्टम है। कोई भी शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ होती है तो उसका पहला सिम्टम होता है दर्द। तो किसी भी जॉइंट के अंदर दर्द होने का मतलब नहीं है कि आपको रिप्लेसमेंट की स्टेज तक पहुंचेंगे आप। बहुत सारे कारण हो सकते हैं दर्द के। बहुत छोटी वजहों से भी कभी कभी दर्द हो जाता है। कभी कोई एक गलत तरीके से आपका पैर पड़ गया, कोई जॉइंट गलत तरीके से मुड़ गया, आपका ऑक्यूपेशन अगर ऐसा है, प्रोफेशन अगर ऐसा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, या बहुत देर तक ज़मीन पे बैठ के जो लोग काम करते हैं, जो उकड़ू बैठ कर जिनको काम करना होता है बहुत देर तक, उनके जॉइंट्स इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट की कंडीशन है। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक मेजर सर्जरी है और इसके कुछ डेफिनेटिव इंडिकेशंस हैं, कुछ डेफिनेटिव इंडिकेशंस हैं जो ये बताते हैं कि अब ये जॉइंट्स रिप्लेस होने चाहिए। तो अगेन नी रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बोला, ये जनरली ओल्ड एज की प्रॉब्लम है और हर रिप्लेसमेंट की एक एवरेज लाइफ होती है, एक एवरेज एज होती है। तो नीज़ की जो आर्टिफिशियल नीज़ हम लगाते हैं उनकी जनरली जो एवरेज लाइफ हम 20 साल 22 साल मानते हैं। तो इसलिए एक ऑप्टिमम एज अटेंड करना, हम ये चाहते हैं कि जो भी रिप्लेसमेंट हम प्लान कर रहे हैं उसमें पेशेंट की एक ऑप्टिमम एज तक पहुंचे हुए हों, जिससे कि उनको अपने लाइफ स्पान में, अपने लाइफ टाइम में एक ही बार सर्जरी की जरूरत पड़े, ना करनी पड़े। तो जनरली वो ऑप्टिमम एज हम अपने सिनेरियो में देखें तो 60 के अराउंड हम उस ऑप्टिमम एज को मानते हैं। पर ये कोई ऐसे एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो इससे पहले भी रिप्लेसमेंट कंसीडर करते हैं और कई लोगों को अगर तकलीफ बाद में होती है तो 80 साल 90 साल तक में भी इन रिप्लेसमेंट्स को हम कर सकते हैं। तो जनरली यंग एज में ये तभी कंसीडर करना चाहिए जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो और मेन, जैसे मैंने बताया, मेन जो प्रॉब्लम है दैट इज पेन पेन पेन, मतलब दर्द इसका सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है। और इसके अलावा कोई और लक्षण जो आपको महसूस हो, किसी तरह की और परेशानी जो कि इस बीमारी का संकेत बताती है? देखिए, स्टिफनेस, पेन के अलावा एक जकड़न महसूस होने लग जाती है जोड़ों में। सुबह सो के उठते हैं तो जकड़न, पैर जमीन पर रखने में डर लगता है या दर्द होता है बहुत। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाता है, उसका मूवमेंट जैसे मुड़ने कम हो जाते हैं, सीधे करने कम हो जाते हैं, चलने में लचक आने लग जाती है। तो जब इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं कि चाल आपकी खराब हो रही है तो वो आपकी बॉडी को और भी तरीके से प्रभावित करते हैं। आपकी स्पाइन उससे अफेक्ट होती है, आपके हिप्स उससे अफेक्ट होते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें जनरली हम एडवाइस करते हैं कि अब रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि सर अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में है, हर समय के साथ, हर बढ़ते साल के साथ में कई ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से अब पेनलेस प्रोसेस भी हो गया है हर एक चीज़ का। मैं अगर ऑपरेशंस की बात करूँ तो बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो पेनलेस में है, लेकिन खास बात यह है, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी और मैंने सुना भी, क्योंकि नव इंपीरियल जो हॉस्पिटल है जिसमें आप अपनी सेवाएं देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बेहद खास टेक्निक के जरिए जॉइंट रिप्लेसमेंट को आप ट्रीट करते हैं, जो मरीज है उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को उसके बारे में जरा आप ब्रीफ दीजिए, किस तरह से, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ अभी जयपुर शहर में अगर कहा जाए तो नव इंपीरियल हॉस्पिटल में समय मौजूद है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर? देखिए, जैसा आपने बोला है, एआई आजकल हर फील्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है और इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स ऐसे हैं जिसमें एआई अब धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट हो रहा है। जॉइंट रिप्लेसमेंट की हम लोग एआई इनेबल्ड 3D रोबोलेंस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और इस टेक्निक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ही हम प्रिसीशन के साथ इस ऑपरेशन को कर पाते हैं। ये एक सीटी बेस्ड टेक्निक है। सीटी बेस्ड मतलब सीटी स्कैन, आपने नाम सुना होगा। तो पेशेंट के जॉइंट का सीटी स्कैन पहले किया जाता है और वो इस सॉफ्टवेयर में अपलोड होकर इस टेक्निक की मदद से हम एक तरीके से वर्चुअल सर्जरी एक बार पहले स्क्रीन पर करते हैं, जिसमें एक्चुअल जो बोन्स हैं वो हमारे सामने होती हैं, एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने होती है। सारी प्लानिंग उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस स्क्रीन पर होती है और सर्जरी से पहले ही हमें एग्जैक्ट पता होता है क्या हमें अंदर मिलने वाला है, किस तरीके की बोन्स मिलने वाली है, उस बोन्स की क्वालिटी क्या होने वाली है, किस तरीके के एंगल्स मिलेंगे, क्या साइजेस होंगी। वो सारी प्लानिंग प्री ऑपरेटिवली हो जाती है और इंट्रा ऑपरेटिव आर्टिफिशियल रोबोलेंस की मदद से हम उसको वापस एक बार वेरीफाई करके और इस सर्जरी को करते हैं। तो ये कन्वेंशनल सर्जरी से ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा छोटे चीरे के साथ ये हो जाती है कंपैरेटिवली उससे,
और रिकवरी कंपैरेटिवली फास्टर इसमें रहती है। तो आपने कहा कि जो पुरानी परिस्थितियां रही है सर्जरीज को लेकर उसमें एक नया टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, लेकिन सर क्योंकि नव इंपीरियल हॉस्पिटल में ये है, आप लगातार लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, मैं चाहूँगी दर्शकों को बताएं किस तरह से आप तक रीच किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गाँव से भी होते हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं, उन्हें एक दूसरी सलाह दी जाती है, किसी और विशेषज्ञ के पास जाते हैं, दूसरी सलाह उन्हें देते हैं। ऐसे में एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेशलाइज्ड जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर के बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो आपके हॉस्पिटल में। उस चीज़ को लेकर दर्शकों को जरा बताइए किस तरह से शुरुआत इसकी हुई और ये सोच कैसे डेवलप की गई कि हम इसी परेशानी को और नई टेक्निक्स के साथ में ट्रीट करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी हो अपनी ज़िंदगी में वापस लौटने के लिए। देखिए, ये इंपीरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से है, जिसे ब्रांडिंग के लिए नव इंपीरियल हॉस्पिटल हम लोग आजकल कहते हैं, और ये लगभग पिछले 5 साल से हम रन कर रहे हैं। शास्त्री नगर कांवटिया सर्किल पर ये हॉस्पिटल है और 100 बेडेड हॉस्पिटल है, और सारे गवर्नमेंट जो एम्पेनलमेंट्स होते हैं, प्राइवेट एम्पेनलमेंट्स होते हैं, वो सब हमारे पास हैं। हमेशा से हम लोगों ने इस चीज़ को एम किया है कि पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, नवीनतम तकनीक के साथ हम कार्य करें और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं हम उनको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी अभी रिसेंट एडवांसेस हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब का समावेश करके और हम पेशेंट्स को कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि इस कार्यक्रम के ऑनर होने के बाद में कई लोग ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा संशय में है कि परेशानी को ट्रीट करने के लिए इधर उधर ना जाएं और जो इसके लिए सबसे बेहतर है वहीं पर हम जाएं, और उम्मीद करती हूँ कि सर के पास आप जाएंगे, आपकी परेशानी जल्द हल होगी। लेकिन सर, हमने बात की कि किस सिचुएशन में जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, लेकिन अब मुझे ये भी बताइए कि परेशानी तो है, लेकिन ऐसी कौन से हेल्थ के बैरियर्स होते हैं जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता? अगर परेशानी हो तो फिर उसको बाद में कैसे ट्रीट किया जाता है अगर वो शरीर उसको अलाउ नहीं कर रहा है तो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और देखिए, कोई भी सर्जरी अगर होती है तो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन रेट होती है। ऐसी दुनिया के अंदर कोई सर्जरी किसी जगह पर ऐसा नहीं है और कोई सर्जरी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन रहित हो, जिसमें 100% रिजल्ट्स हों। तो ये भी मेजर सर्जरीज है और इसके साथ एसोसिएटेड इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्री ऑपरेटिवली हमें ये इंश्योर करना चाहिए, और हम जनरली ये इंश्योर करते हैं कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी रेट कम से कम रहे, वो किसी भी तरीके से कम हो, ये हम ऑपरेशन से पहले इस चीज़ को इंश्योर करें। तो इसके लिए सारे टेस्ट, जैसा कि किसी भी ऑपरेशन से पहले होते हैं, उस तरीके के एक्सटेंसिव सारा बॉडी चेकअप इस ऑपरेशन से पहले हम लोग करते हैं। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम पहले डील करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस ऑपरेशन को कराने से पहले, और उसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायबिटीज़। अगर शुगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, तो जनरली हमने एज अ रूल इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो हम ये ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि इसको हम प्लान्ड ऑपरेशन बोलते हैं। ये कोई लाइफ सेविंग ऑपरेशन नहीं है। लाइफ सेविंग अगर कोई सर्जरी है तो वो कोई भी रेस्पेक्टिव ऑफ शुगर लेवल्स, हार्ट की क्या कंडीशन है, अगर लाइफ सेविंग सर्जरी है तो वो फिर भी करनी पड़ती है और होती है। पर ये एक प्लान्ड सर्जरी है। इसके अंदर कोई भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है जो आगे कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकती है या जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो उसको हम पहले डील करते हैं, उसके बाद ही इस ऑपरेशन को एडवाइस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले डायबिटीज़ एक अगर अनकंट्रोल्ड है तो इस सर्जरी को नहीं करना चाहिए। बहुत ओबीज हैं, अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो जनरली ये सर्जरी एडवाइज नहीं होती है। जो इसका एक कट ऑफ लेवल जनरली 100 kgs हम मानते हैं। अगर 100 किलो से ऊपर वेट है किसी का तो हम पहले एडवाइस करते हैं कि पहले वेट कम करें किसी भी तरीके से, उसके बाद इस सर्जरी को अटेम्प्ट करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें बहुत सावधानी से इस सर्जरी को करना चाहिए। ठीक है सर, और ये तो वो सिचुएशन हो गई जिसमें ऑलरेडी एक पेशेंट बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है। आम दिनचर्या में कौन से ऐसे प्रिकॉशंस और रखे जा सकते हैं जिससे इस हद तक पहुंचे ही ना कि आपके घुटनों को या आपके हिप्स को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो? एक डॉक्टर के नज़रिए से किस तरह की एक एडवाइस आप दर्शकों को देंगे? देखिए, फुल प्रूफ ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस कंडीशन में पहुंचे ना। हम कोशिश कर सकते हैं और उसके लिए कुछ चीज़ें अपने हाथ में है, कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया, बॉडी वेट एक बड़ा फैक्टर है। सर, ये हेरिडिटिकल भी है? हेरिडिटी भी है। हेरिडिटी जैसे मैंने बताया, ये रेशियल भी है। रेसिज्म में जैसे एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हेरिडिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें जो मॉडिफाइबल हैं और जो हमारे हाथ में, उसमें सबसे मेन जो फैक्टर है वो बॉडी वेट है। जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा वो डायरेक्ट लोड अपने जॉइंट्स के ऊपर है और जॉइंट्स के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगी। तो बॉडी वेट,
खान पान अगेन मैंने बोला, जैसे कैल्शियम रिच डाइट, अपने ग्रोइंग एज में अच्छी कैल्शियम रिच डाइट लेंगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक बोन्स हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा उठने बैठने का तरीका बहुत ज़्यादा, हाँ, पोस्चर्स का ध्यान रखना, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बैठना है, मतलब फुटवेयर्स जनरली मिलाकर के आप अपनी दिनचर्या को अगर एक ट्रैक पर ले आएंगे तो बहुत हद तक इस पर हाँ, निजात और पाया जा खान सकता पान है। का तो जैसे मैंने बताया आजकल बड़ा फैशन हो गया है टेंशन रिलीव करने के लिए सिगरेट का, स्मोकिंग का, तो वो अगेन एक बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बोन्स को वीक करती है, तो वो एक कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। और बाकी अगर ध्यान नहीं भी रख पा रहे हैं तो सर के पास चले जाइए, सर आपकी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने तमाम सारे जो मेरे दिमाग में भी थे और आपने जिस तरह से सभी सवालों का जवाब दिया। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत व्यापक सब्जेक्ट है लेकिन काफ़ी आसानी से आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, डॉक्टर सचिन गुप्ता हमारे साथ में मौजूद थे जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर आपके दिमाग में, और जितने भी जहन में सवाल होंगे मेरे ख्याल में सब डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो उनके कॉन्टैक्ट को लेकर के आप उन तक पहुंच सकते हैं, उन तक रीच आउट कर सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात उन्होंने जो कही, लाइफस्टाइल को अगर ठीक रखेंगे, अगर ओबेसिटी नहीं होगी तो इस तरह से पहुंचेंगे नहीं, और इस कदर अगर पहुंचेंगे नहीं तो ये समस्या होगी नहीं। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।